बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो पॉइंट नंबर 110 है रफ़ीउल्लाह का, जोन्स ऑफ द लंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जोन 1 के बारे में। जो जोन 1 होता है ना, 1 का मतलब है कि ये ऊपर होगा और 3 का मतलब होता है कि वो नीचे होगा। तो जो जोन 1 होता है वो एपिक्स के ऊपर होता है और यहाँ पर जो है वो आपकी वेंटिलेशन कम होती है और ब्लड फ्लो उससे भी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एयर होती है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक डेड स्पेस होती है जिसे हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं, जो आपका कंडक्टिंग सिस्टम होता है आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ऊपर वाले पार्ट में एयर पास तो करती है लेकिन कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसलिए वेंटिलेशन कम होती है और ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और जो एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बेस ऑफ द लंग के पास होती हैं और वहीं पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। तो जो एपिक्स होती है ना लंग की, वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन भी कम होगी, लेकिन जो ब्लड फ्लो होता है वो वेंटिलेशन से भी कम होता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जो एयर आपके लंग्स के अंदर जा रही है, तो एयर तो कम है, वेंटिलेशन तो कम है, लेकिन ब्लड फ्लो उससे भी ज़्यादा कम है। तो जो आपकी VQ या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब एपिक्स होगा ना तो वहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है एपिक्स पे। और एपिक्स के ऊपर जो डेड स्पेस होती है वो भी ज़्यादा होती है। डेड स्पेस का मतलब होता है वो ऐसी जगह जहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। नॉर्मल जो आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है वो 0.8 होती है और जोन 1 के अंदर आपकी जो VQ रेशो होती है वो ज़्यादा होती है, आपके एपिक्स ऑफ द लंग के ऊपर VQ रेशो ज़्यादा होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जोन 3 के बारे में। पहले जोन 3 जो होता है ना वो लंग की बेस के ऊपर होता है। जब बेस ऑफ द लंग के ऊपर एयर भी ज़्यादा जाती है और ब्लड फ्लो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाने की वजह से तो जो आपकी VQ रेशो होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेशन भी ज़्यादा है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा है, लेकिन रेशो कम हो गई है क्योंकि वेंटिलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा बेस के ऊपर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है लंग की बेस के ऊपर। और जो एथलीट्स होते हैं या जो एक्सरसाइज जब वो कर रहे होते हैं तो उनके जो सारे के सारे जोन्स होते हैं लंग के, उन सब का जो ब्लड फ्लो होता है वो जोन 3 के इक्वल हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, तो लंग के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा और ऑल जोन्स ऑफ लंग्स का जो ब्लड फ्लो होगा वो जोन 3 के इक्वल हो जाएगा। और जोन 3 के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, हाईएस्ट ब्लड फ्लो जोन 3 या बेस ऑफ द लंग पे होता है। अब हम पढ़ते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। अगर तो आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, मतलब वेंटिलेशन नहीं हो रही है, वेंटिलेशन ज़ीरो हो गई है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो जो होता है ना वो ज़ीरो ही होता है और इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट, जिस पे आपकी VQ रेशो ज़ीरो हो जाती है। जब VQ रेशो ज़ीरो हो जाएगी ना तो जो आपकी कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आपकी VQ रेशो ज़ीरो हो जाएगी, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो जो आपकी जो पल्मनरी कैपिलरी ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपके वीनस ब्लड की इक्वल हो जाता है। कि वीनस ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो आपकी पल्मनरी कैपिलरी ब्लड के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाता है जब वेंटिलेशन स्टॉप हो जाती है या फिजियोलॉजिकल शंटिंग होती है या कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और इस प्रोसेस को हम फिजियोलॉजिकल शंटिंग कहते हैं। इसमें आपकी VQ रेशो ज़ीरो हो जाती है और इसमें कोई गैसेस एक्सचेंज भी नहीं होता, क्योंकि हवा ही नहीं आ रही है, एयर ही नहीं आ रही है, एयर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, वेंटिलेशन नहीं हो रही है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। पल्मनरी एम्बोलिज्म में और डेड स्पेस में VQ रेशो ज़्यादा हो जाती है। VQ रेशो तब ज़्यादा होगी जब आपकी वेंटिलेशन कम हो रही है और जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, और ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो आपकी VQ रेशो ज़्यादा हो जाती है। जोन 1 में हमने पढ़ा था कि डेड स्पेस ज़्यादा होती है तो आपकी VQ रेशो भी ज़्यादा होती है, एपिक्स के ऊपर VQ रेशो ज़्यादा होती है और पल्मनरी एम्बोलिज्म के अंदर भी VQ रेशो ज़्यादा हो जाती है। VQ रेशो इन्फिनिटी हो जाती है और जब आपकी पल्मनरी एम्बोलिम्स की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, जो पल्मनरी एम्बोलाई होता है उसमें आपके पेशेंट की डेथ हो जाती है जब VQ रेशो इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि जब एम्बुलेंस होगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है कि आपका Q जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा और पेशेंट जो है वो इनफाइनाइट VQ की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब VQ की जो इनइक्वालिटी होती है ना उसका जो मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज है वो हाइपोक्सीमिया है। ठीक है, कि ऑक्सीजन के लेवल कम होने की वजह से आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है ना वो आपकी इनइक्वल हो जाती है या इनइक्वालिटी हो जाती है आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो में जब आपको आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं। VQ रेशो किन कंडीशंस में कम हो जाती है? अगर तो पल्मनरी एडीमा होगा या पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है
उसके अंदर भी वीक्यू रेशियो कम हो जाती है। हमने पढ़ा कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो वीक्यू रेशियो थी वो 0 हो रही थी और फिजियोलॉजिकल शंट बन रहा था जिसमें वीक्यू रेशियो 0 हो जाती है। COPD वाले पेशेंट्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, वेंटिलेशन नहीं हो रही है, वेंटिलेशन कम हो रही है, ठीक है, वेंटिलेशन बिल्कुल स्टॉप नहीं हुई है। अब एक होती है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपकी जो वेंटिलेशन होगी वो 0 हो जाएगी। और COPD के अंदर क्या होता है कि आपकी परफ्यूजन ब्लड फ्लो तो ठीक है, लेकिन आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, हवा कम आ रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, तो आपकी वेंटिलेशन कम हो जाएगी। जब वेंटिलेशन कम होगी तो आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है वो आपकी 0.1 या 0.1 से भी कम हो जाती है COPD वाले पेशेंट्स में। तो COPD वाले पेशेंट्स के अंदर जो आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है वो 0.1 से कम हो जाती है। ये ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू इक्वल टू 0.1। नॉर्मल जो थी वो 0.8 थी। अब हम बढ़ते हैं डेड स्पेस के बारे में। डेड स्पेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपका कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। डेड स्पेस में आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाती है। जो हमने पहले भी पढ़ा कि जो जोन 1 होता है, एपेक्स ऑफ द लंग होता है, वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा होती है और डेड स्पेस में भी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाती है। डेड स्पेस का काम ये होता है कि आपकी जो इनहेल्ड एयर होती है उसकी ये कंडीशनिंग करता है। और जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हो तो डेड स्पेस चेंज नहीं होती है या पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है डेड स्पेस के ऊपर। सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन टेस्ट हम यूज़ करते हैं जिससे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस को मेजर कर सकते हैं। जो हमारी एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के इक्वल ही होती है और जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो आपकी 150 ml होती है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हमारी 150 ml होती है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के इक्वल होती है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में। सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन टेस्ट से हम मेजर करते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस को और कुछ कंडीशंस के अंदर डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है, कुछ कंडीशंस के अंदर डेड स्पेस कम हो जाती है। पहले हम पढ़ते हैं किन कंडीशंस में ज़्यादा हो जाती है। जब आपको एम्फीसीमा होगा जो कि आपका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर आता है, या आपको जब नेक एक्सटेंड आप करते हो, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। ETT जब आप इंट्यूबेशन होती है तो उसमें भी डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। जब आप खड़े होते हो, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से और किसी भी डिजीज़ के अंदर जैसे कि नमूनिया हो गया, एक्यूट रिस्पायरेटरी लंग डिजीज़, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ब्रोंकाइटिस में, एस्थमा में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, कार्डिक फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर, इन सब कंडीशंस में डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। डेड स्पेस ज़्यादा होने का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज अब नहीं हो रहा है। डेड स्पेस कम हो जाती है एटिलेक्टेसिस में। जब आप ट्रेकियोस्टमी करते हो तो डेड स्पेस कम हो जाती है। नेक को फ्लेक्स करने से, जब आपकी ब्रोंक्यूल्स डायलेट कर जाते हैं ब्रोंको डायलेशन के अंदर, सोते हुए डेड स्पेस कम हो जाती है। जब तेज़ी से हम सांस लेते हैं हाइपर वेंटिलेशन में डेड स्पेस कम हो जाती है। और जब पेशेंट सीधा लेटता है तो डेड स्पेस कम हो जाती है। खड़े होने पे डेड स्पेस ज़्यादा हो रही थी, सीधा लेटने पे डेड स्पेस कम हो रही है। तेज़ी से सांस लेने से या हाइपर वेंटिलेशन से डेड स्पेस कम हो रही थी। ब्लड प्रेशर लो जब होता है तो आपकी डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह से जब आप नेक को एक्सटेंड करोगे तो डेड स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, नेक को फ्लेक्स करोगे डेड स्पेस कम हो जाएगी। एटिलेक्टेसिस के अंदर भी डेड स्पेस कम हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स डायलेट करेंगे तो डेड स्पेस कम हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो डेड स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। ETT में डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। एम्फीसीमा में डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल रेशो जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की और एनाटॉमिकल डेड स्पेस की होती है वो 1:1 होती है, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के ही बराबर होती है, तो रेशो भी इनकी 1:1 होगी।